हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्गन प्लेन का इंट्रोडक्शन किया था। ऑर्गन प्लेन क्या है हमारा? तो एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या हम उसको ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्चुअली में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया है तो उसकी लोकेशन एक प्लेन के ऊपर कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की थी? तो वहाँ पे हमने रियल एक्सिस डिफाइन किया था, हमने इमेजिनरी एक्सिस डिफाइन किया था। हमारा जो एक्स एक्सिस होता है हम उसे रियल एक्सिस बोलते हैं, जो हमारा वाई एक्सिस होता है हम उसे इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। फिर हमने वहाँ पे एक और क्या चीज़ डिस्कस की थी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली मॉडुलस को हमने क्या डिफाइन किया था? दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, आज हम उस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं एंड देन आफ्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें आगे चलकर और मदद करने वाला है, दैट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, जो हमें फ्यूचर में बहुत ही काम देगा। तो हम इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम अभी तक किन किन चीज़ों को जानते हैं। हम चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करते हुए आएंगे तो हमें आगे जो हम समझना चाहते हैं वो हमें जब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि अगर मान लो कोई z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेसिकली इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। फिर लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? एक आर्गन्ड प्लेन के ऊपर, एक प्लेन हम अपने मन से अगर लोकेट करें, एक प्लेन अगर हम अपने मन से लोकेट करें जिसे हम x और y के फॉर्म में बोले, और ये अगर मेरा पॉइंट वो P है जो कि x, y है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम मॉड z बोलते हैं। और आज से हम उस मॉड z को r से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स द मॉडुलस ऑफ दिस z कैन बी रिटन एज r, और हमने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला देखा हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ओके, इतनी बातें हम अभी तक जानते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम अब r से रिप्रेजेंट करेंगे इसके बाद। ओके, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होगा हम वैसे वैसे r की वैल्यू भी चेंज करेंगे। ओके, अब आज का हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है और वो ये है कि हम देख रहे हैं कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है, तो हमने उसका नाम ले लिया थीटा। सो दिस थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आर जी, आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या? ए आर जी ऑफ जेड। तो अब हमारा काम क्या है कि मैं इस थीटा को निकालना चाहता हूं। तो अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ है और वहां से मुझे थीटा कैलकुलेट करना है कि वो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं कि इसे फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पता है कि ये जो लेंथ होती है ये x होती है, ये जो लेंथ होती है ये y होती है, और ये जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस बन रहा है हमारा, ये क्या है? मेरा मॉडुलस ऑफ z, दैट मीन्स r है। क्या मैं x, y और r के बीच में कुछ रिलेशन एज्यूम सोच सकता हूं क्या? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान से, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आती है कि मेरा जो कॉस थीटा होगा वो होगा x बाई आर, और मेरा जो साइन थीटा होगा वो होगा y बाई आर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे टैन थीटा मिल जाएगा, और टैन थीटा की वैल्यू आएगी y बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स होगा। सो
द आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y बाई x. So this is called the argument of z. Okay, so argument of z is equal to tan इनवर्स y बाई x होता है. tan इनवर्स y बाई x होता है. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखनी है. मैं चाहूँ तो इसे थीटा भी लिख सकता हूँ, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड के फॉर्म में हम याद रखें तो ज़्यादा हमें कंफर्टेबल होगा, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चंस में इसी वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो हम इससे फैमिलियर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, अब थोड़ी अलग अलग सिचुएशंस की बात करते हैं. ये तो मैंने अभी लिया है जो पॉइंट, वो हमारा कैसा है, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई इशू नहीं है. क्या ये पॉइंट जो है वो मेरे किसी भी क्वाड्रेंट में भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. इसका मतलब है कि मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है. तो मेरे थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π पूरे सर्कल में वेरी होती है, मतलब हर एक क्वाड्रेंट में जा सकता है. हर क्वाड्रेंट को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके वापस कंप्लीट करके इसी पॉइंट पे आऊँ तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या दिखती है, 0 से 2π. सो दिस थीटा कैन बिलोंग्स टू 0 to 2π. ठीक है, 0 से 2π के बीच में कुछ भी होगा. बट हम चाहे तो अपने आंसर्स इस फॉर्म में भी लिखे चलेगा, लेकिन हम हमेशा क्या चाहते हैं कि सभी के आंसर्स हमेशा कैसे आए, यूनिक है. कहने का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि मान लो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में एक एंगल की बात करता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैं इधर से मेज़र करूंगा तो वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, सम वैल्यू. लेकिन अगर मैं उसे रिवर्स डायरेक्शन में मेज़र करूंगा तो हमने अगर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा भी आइडिया है बेसिक, तो हम जानते हैं कि अगर मैं एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं तो एंगल्स को प्लस लेता हूं, और यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं तो एंगल्स को माइनस लेता हूं. तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू मुझे पॉजिटिव में मिलेगी, मैं रिवर्स ऑर्डर में आऊँगा तो मुझे नेगेटिव में भी मिलेगी. मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मैं अपनी वैल्यू को कुछ भी ले सकता हूँ 0 से 2π के बीच में, या इवन नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ. तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर एक पर्सन अगर अलग अलग कंडीशंस को, अलग अलग तरीके को यूज कर ले तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगी. लेकिन हम हमेशा चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, यूनिफाई करना चाहते हैं, मतलब सभी के आंसर कैसे हो, यूनिक हो. तो इसीलिए थीटा की वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज बना लेते हैं. क्या करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज बना लेते हैं. एंड दैट रेंज, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो दैट प्रिंसिपल आर्गुमेंट शुड ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to +π. मतलब कि जब मेरा थीटा या जब मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मेरे एंगल की वैल्यू इस डायरेक्शन में मूव करके चला जाऊंगा, और अगर ये फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मैं अपना मोशन ऐसा करूंगा. तो जब मैं अपना मोशन ऐसा करूंगा तो मेरे एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब मैं अपना मोशन इस डायरेक्शन में करूंगा तो मेरे एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. सो when point comes in first or second quadrant your theta is plus, when it comes in third and fourth quadrant its value is minus. इतना हमको याद रखना है. बाकी तो हमें tan थीटा की वैल्यू को यूटिलाइज करना है और कैलकुलेट कर लेनी है. ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये 4 चीज़ें भी हमको याद रखनी है. ओके, ठीक है. आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसे किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं. आज भी हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे अभी. ओके, नाउ तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्लियर हो गया हमारा. प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है ये भी चीज़ हमको क्लियर हो गई है. अब पोलर फॉर्म क्या, तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरे x की वैल्यू जो होगी वो r cos थीटा होगी? क्या मैं y को r sin थीटा भी बोल सकता हूं?
इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को यूज़ करके अगर मैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपने मेन कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट कर दूं तो मुझे क्या दिखता है कि मैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से r कॉमन ले लिया तो क्या दिखता है मुझे कि दिस बिकम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो z को एक्सप्रेस करने का ये एक दूसरा फॉर्म हो गया एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसे? पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r क्या है? सो दिस r इज नथिंग बट द मॉड ऑफ z, मतलब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज थीटा? सो थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो मुझे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक फंक्शन दे दिया, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और पूछा कि बताओ उसका मॉडुलस क्या होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका आर्गुमेंट क्या होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके उसे हम पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो अब हम उसे पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसे याद रखेंगे क्योंकि ये हमें इतनी मदद करेगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितनी हमें ये मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब हम कार्टेशियन फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स भी समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम क्या कर सके, तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है हमें, हम इसको थोड़ा सा समझ सकें। ओके, तो मैं एक ही वैल्यू का एग्जांपल लेता हूं और उसी से सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू की होगी। सो लेट अस टेक z इज इक्वल टू, क्या ले लिया हमने, तो z की वैल्यू को हम ले लेते हैं कि मान लो ये हमें दिया हुआ है 3 प्लस √3i और हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं, प्लस माइनस, मतलब 4 केसेस बना लेता हूँ मैं यहीं से, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हम अपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ और उन सभी को रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे दिख रहा है एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस की तरफ कितना यूनिट है मेरा, 3 यूनिट है, और इमेजिनरी एक्सिस की तरफ कितना यूनिट है मेरा, तो √3 यूनिट है। तो इसका मतलब रैंडमली अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मानता हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस अगर हुआ तो मैं बोलूँ तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा जिसे मैं 3, √3 बोलूँगा। इसी के करस्पॉन्डिंगली इधर पे भी मेरा एक पॉइंट लोकेट होगा जिसे मैं -3, √3 बोलूँगा। देन इसके करस्पॉन्डिंगली इधर जो पॉइंट लोकेट होगा मेरा उसे मैं -3, -√3 बोलूँगा, और इधर एक पॉइंट जो लोकेट होगी उसे मैं 3, -√3 बोलूँगा। ठीक है, ऐसी बातें होगी, मतलब यहाँ से जो मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए उन सभी को मैंने यहाँ लोकेट कर दिया। ओके, अगर बोला गया मुझे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस की कहानी हमने कल देखी थी और मॉडुलस की कहानी हमें यही बोलता है कि सिंपली मॉड ऑफ √(x² + y² से कैलकुलेट कर लो। तो सभी के लिए x और y का मैग्नीट्यूड तो वही है, तो उनके स्क्वायर्स में करके उनका स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इन ऑल द केसेस अगर मैं मॉड z कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट सिंपली कम्स आउट टू बी 3² + √3 का स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 9 + 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 12, और 12 को भी मैं चाहूँ तो 2√3 लिख सकता हूँ। सो मॉड z की वैल्यू हर केस में क्या आएगी, 2√3 आएगी, मतलब ये वाली वैल्यू 2√3 आएगी। वही अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी 2√3 आएगी, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी 2√3 आएगी, और इसे ज्वाइन करता हूँ तो ये वाली वैल्यू भी 2√3 आएगी। ओके, तो मॉडुलस में चेंज तो नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस ये सिंपली
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एंगल्स, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मेरा क्वाड्रेंट किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मेरे थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो 0 से लेकर 90 तक लाई करेगी, क्योंकि हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट को -π से +π पे फिक्स कर रहे हैं। सारे के आंसर सेम आने चाहिए। सो फॉर पॉइंट ए, ठीक है, अगर मैं यहाँ से थीटा का फॉर्मूला लिखूँ तो थीटा की वैल्यू मुझे बोलता है tan इनवर्स y/x होती है। इसका मतलब मैं इसे tan इनवर्स y/x, और y इज़ नथिंग बट √3 और x इज़ नथिंग बट 3, तो ये 1/√3 आएगी, और tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे। इसका मतलब योर आंसर इज π/6। किसके लिए, पॉइंट ए के लिए, ठीक है। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पॉइंट बी कहाँ पे है मेरा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब π/2 से लेकर पाई के बीच, मतलब 90 से लेकर 180 डिग्री का रेंज है। तो मेरा एंगल क्या होगा, तो मैं इस एंगल को मार्क करूंगा और मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हमारा, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है और हम इसी लॉजिक को हर बार फॉलो करेंगे। क्या, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये मेरा एंगल थीटा मैं मान लूँ अगर, तो 180 में से अगर हमने इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। और ये एंगल कितना आएगा, तो ये एंगल π/6 आएगा, क्योंकि जितना ये इधर से स्लांट है उतना इधर ये भी स्लांट होगा। अगर मैं इधर से ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर जस्ट लाइक दिस, इसका मतलब ये वाला एंगल तो मेरा π/6 आएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 30 डिग्री आएगा। और मुझे पता है कि इस पूरे लाइन का जो एक कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से 30 डिग्री इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 180 - 30, का मतलब 150 डिग्री। तो फॉर पॉइंट बी योर एंगल इज बेसिकली व्हाट, π - π/6। कितनी आएगी ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी 5π/6। ओके, सो सेकेंड पार्ट के लिए मेरा एंगल कितना होगा प्रिंसिपल रेंज में, तो 5π/6 होगा। नाउ अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो पॉइंट सी की बात करूंगा तो ये वाला एंगल फिर से मेरा π/6 आ जाएगा। बट 180 में अगर मैं π/6 ऐड करता हूं तो वो हो जाती है 210 या 7π/6, जो इस रेंज के बाहर चली जाती है, तो वो मेरे प्रिंसिपल रेंज की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मैं ये पूरा एंगल ऐसा कैलकुलेट करने के बजाय अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूँ विद द नेगेटिव साइन, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। और इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि यही रिजल्ट आएगी हमारी, बस आंसर में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। इसका मतलब फॉर पॉइंट सी योर आर्गुमेंट इज माइनस ऑफ π - π/6, दैट इज -5π/6। एंड फॉर पॉइंट डी, इसका मतलब ये वाला एंगल, जितना ये एंगल प्लस में है उतना ही ये एंगल माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब माइनस ऑफ π/6। ओके, तो ये हमारे रिजल्ट हो गए। पॉइंट डी के लिए क्या हो जाएगा मेरा, -π/6, ठीक है। ये मेरी रेंज निकलती है, मतलब आर्गुमेंट्स की वैल्यू निकलती है। तो क्या अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो मैं उसका मॉडुलस निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। क्या मैं उसके आर्गुमेंट्स निकाल सकता हूँ, तो निकाल सकता हूँ। ओके, अब ये आर्गुमेंट के पोर्शन को अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे जाकर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप को प्रॉपरली ये पता नहीं है कि कहाँ मुझे माइनस करना है, कहाँ मुझे प्लस करना है, तो अब इसके लिए एक छोटा सा रूल, और उस रूल को हम याद रख लेते हैं। कैसे याद रख लेते हैं, तो चलिए उस छोटे से रूल को मैं समझा देता हूँ। और उसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लिया, कर लो। क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये है
कि इन केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट योर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज सिंपली थीटा. इन केस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट योर आर्गुमेंट इज पाई माइनस थीटा. इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट मैंने कैसे निकाला है, तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा. क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा. और इन केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा. कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ याद रखें, हमें आर्गुमेंट की वैल्यू में कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा कोई इशू नहीं. सिर्फ क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू को देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारे किस क्वाड्रेंट में है. वैल्यूज़ पॉजिटिव कंसिडर करके हम उसके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ये जो थीटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे हम y/x में x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यूज करनी है. भले यहाँ पे माइनस दिया हो प्लस दिया हो कोई इशू नहीं है उससे. हमको मैंने एक वैल्यू निकाली थी और उसी को यूज करके मैंने b, c और d की वैल्यू भी निकाली है. तो लॉजिक मैंने सिंपली क्या यूज किया है कि मैंने x और y की पॉजिटिव वैल्यू को यूज करके थीटा कैलकुलेट कर लिया. देन आई हैव आइडेंटिफाई इन विच क्वाड्रेंट दैट पॉइंट लोकेट. अगर वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मेरा फॉर्मूला इस बेसिस पे चलता है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू इसी रेंज में रखनी होती है. ओके, सो होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी. नाउ हमारे पास r की वैल्यू है, हमारे पास थीटा की वैल्यू है. अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है, पोलर फॉर्म बन जाता है. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप देख सकें.